हाय एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बंगाल के नवाब के बारे में। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे थे कि जो बंगाल के नवाब सबसे पहले कौन हुए थे उसके बारे में पढ़े थे, और उसके बाद कौन कौन से बंगाल के नवाब हुए थे उसके बारे में पढ़े थे, और जो भी बंगाल के नवाब बचे थे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसके बाद भी कुछ बंगाल के नवाब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बारे में, यानी कि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। आज देखेंगे कि जो ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ के हम देखेंगे धीरे धीरे पलासी युद्ध की भी तरफ बनेंगे। देखिए, सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब कैसे बना। जैसे सिराजुद्दौला, इसके पिता अलीवर्दी खान नहीं थे, ये इसके जो ये यानी कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद कौन बने थे, सिराजुद्दौला बने थे बंगाल का नवाब। यानी कि अलीवर्दी खान के सॉरी ये सिराजुद्दौला के नाना जी थे अलीवर्दी खान। नाना की मृत्यु हुई तो इसके ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो देखिए, इसके बंगाल के नवाब बनने में बहुत संघर्ष हुआ था। यानी कि सिराजुद्दौला का माँ थी कमीना बेगम, सॉरी कमीना नहीं होगा, अमीना बेगम। अमीना बेगम, ये अमीना बेगम तीन बहन थी। एगो हो गया आपको अमीना बेगम तो खुद ही थी, एगो हो गया घसीटी बेगम, एगो हो गया मुन्नी बेगम। देखिए, वो मुन्नी नहीं है जो सॉन्ग में आया था कि मुन्नी बदनाम हुई, वो मुन्नी नहीं है। तो ये अलीवर्दी खान की बेटी है। तो जैसे ही अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो उसके तीन गो बेटी थी, उसका बेटा कोई नहीं होने के कारण उसकी तीनों बेटी में आपस में लड़ाई होने लगा था। वो बोल रहा था कि जो मेरा बेटा शासक बनेगा, वो बोल रहा था कि मेरा, यानी कि मेरा मेरा में लड़ाई होने लगा। जैसे ही इसमें लड़ाई होने लगा, आप तो जानते हैं जो पहले कैसे शासक बनते थे, यानी कि जो ज्यादा बलवान होते थे वही शासक बने। आजकल के जमाना थोड़ी है जो कोई वोट से, यानी कि राजा ये चुनाव से यही से होता था। पहले जो बलवान होते थे, यानी कि जो उसके एक तरह से मान लीजिए कि राजवंश होते थे, यानी कि उसके बेटा या उसके बेटा नहीं बनेगा तो उसको जो कोई परिवार या रिश्ता में होते थे, या एक तरह से मान लीजिए तेज तराक होते थे, वो बनते थे शासक। देखिए हुआ का अमीना बेगम, उस तीनों बहन में जैसे ही लड़ाई होने लगी तो लड़ाई होते गया तो मगर आखिरकार शासक कौन बने, अमीना बेगम के बेटा बने सिराजुद्दौला। लेकिन लड़ाई जो गाँव सब में, यानी कि देखते होंगे जब महिलाओं में लड़ाई होती थी कैसे कैसे लड़ाई होती थी। यानी कि वो उसके लड़ाई में क्या करते हैं, जो कोई गाँव सब में देखिएगा जो कोनिये मिलेगा, कोनिये लेके कपार पर मार देते थे, ये कुछ मिलेगा डगरा कोनिया, जो उसी से लड़ाई होती रहती है गाँव में। आज गाँव सब में जैसे लड़ाई आप लोग देखिएगा ना, कहीं लड़ाई पर होगा तो क्या करिएगा, जाके उसके खोपा को जाके बांध दीजिएगा, बस बोलिएगा तो लड़ाई करने के लिए। तब जैसे कि कोई महिला या कोई लड़ाई करते रहेगा तो आप जाके वो खोपा जो होता है यहाँ पर चोटी बना हुआ था, उसी खोपा के जाकर आप लोग बांध दीजिएगा बस दोनों टाइम में, जिसमें लड़ाई होगा बस तब देखिएगा जो महिलाएं सब कर कैसे लड़ाई। देखिए, ऐसे हम सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो अब थोड़ी है जो बंगाल के नवाब है वैसे कोई कुर्सी है वहां पर जाके बैठ गए, उस पर बैठने के लिए कुछ क्षमता चाहिए आपके अंदर। यानी कि आपके युद्ध करने की कौशल होनी चाहिए, आपके अंदर तलवारबाजी चलाने की गुण होना चाहिए, एक तरह से मान लीजिए पूरी पारंगत होना चाहिए तलवारबाजी में, इस युद्ध लड़ने में। सिराजुद्दौला के नाना जी थे अलीवर्दी खान, यानी कि अलीवर्दी खान इसको बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। किसको? सिराजुद्दौला खान। इसको अब इसको जब बचपन ही से प्यार करते थे इसी को, यानी कि अगले शासक बनाएंगे, क्योंकि अलीवर्दी का तो कोई बेटा था नहीं जो उसको शासक बनाएंगे। यानी कि अपने नैति को एक तरह से मान लीजिए, नैतिक कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं इसको, इसको शासक बनाएंगे। देखिए, सिराजुद्दौला शासक बने तो जैसे ही शासक बने तो उस समय इसका भी बहुत विरोध होने लगा था। देखो, यानी कि घसीटी बेगम थी, इसकी कौन थी? मौसी थी। सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, वो ढाका के नवाब थे तो उसकी पत्नी थी घसीटी बेगम, तो वो भी विरोध करने लगे। एगो हो गया आपको पूर्णिया में शौकत जंग थे, यानी कि इसका सिराजुद्दौला का चचेरा भाई हुई होगा, वो भी विरोध करने लगते, यानी कि बहुत सारे विरोध करने लगे थे। मगर ये सिराजुद्दौला उस समय एक समझ लीजिए ताकतवर शासक थे, तो उस सब का विरोध का दमन करके ये बंगाल का नवाब बन बैठे। किसने? सिराजुद्दौला। इसमें ये भी उतना साल, यानी कि यही लगभग 1 साल तक शासक रहेगा। उसके बाद तो अंग्रेजों सबका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा कि थोड़ी बंगाल के नवाब सबको चलने देगा। अब देखिए, जैसे ही ये शासक बने तो उस सबको, यानी कि एक शौकत जंग हो गया, घसीटी बेगम को, इस सबको दबा के ये ने बंगाल के नवाब बन गया। अब बंगाल के नवाब बने तो अंग्रेजों सब ने क्या किया था, फोर्ट विलियम नामक किला था, तो उस किले पर क्या किया था, उस किले को यानी कि चारों तरफ से घेर घार के उस पे तोप चढ़ा दिए, यानी कि गोली तोली जो फायरिंग होता है उस चढ़ा दिए। और बोला क्या, जब ये सिराजुद्दौला बोल रहा था कि अंग्रेजवा साहब को, जो काहे के लिए वो
तो वो यानी कि फोर्ट विलियम किले पर चढ़ा रहे थे इसको, अंग्रेजवा साहब को बोल रहा था, ये नहीं मान रहा था, यानी कि अंग्रेजवा साहब जो सॉरी जैसे ही सिराजुद्दौला ने बोला फोर्ट विलियम किले पर ये लोग अंग्रेजवा साहब अपनी यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि तो पर चढ़ा के चारों तरफ से सेना तेना लगवा दिए थे। देखिए ये अंग्रेजवा सब क्यों लगाए थे फोर्ट विलियम किले पर, यानी कि सेना चारों तरफ लगाए थे या उस पे तो तब क्यों चढ़ाए थे, इसको फ्रांसीसी का डर हो रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी भी उस समय इसको अंग्रेजवा सब को नाक में दम किए हुए थे, यानी कि कहीं भी विद्रोह होता तो फ्रांसीसी जाके वहां से कहीं पे कूद जाते थे। जैसे ही अंग्रेजवा सबको पता चला कि फ्रांसीसी अरी मतलब हम लोगों को एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ से फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके जीत लेगा, इसीलिए अंग्रेजवा सब ने फोर्ट विलियम किले, जैसे कि ये फोर्ट विलियम किला है तो उसके चारों तरफ यानी कि सेना लगा दी, तोप चढ़ा दे, बोला कि जो कोई आएगा उसको देंगे फायरिंग करके उड़ा दे। इसको किसका डर था, फ्रांसीसी सब का डर था। जैसे ही अब फोर्ट विलियम किले पर यानी कि तो पर चढ़ा दिए थे, सिराजुद्दौला समझे क्या, यानी कि सिराजुद्दौला बोले क्या जी इसको अंग्रेजवा साहब को, जी तो हटाओ, ये काहे के लिए लगाते हो, यानी कि युद्ध लड़ने का मन है क्या। अंग्रेजवा साहब ने नहीं माना, कितनों भी समझाए नहीं माना, इसको समझा रहे थे अंग्रेजवा साहब, अरे बाबू मान जाओ नहीं तो इतना मार मारेंगे ना यहाँ से खाली करके तुमको जाना, मगर अंग्रेजवा साहब थोड़ी वैसे मानने रहा था, लात की देवता यानी कि भूत का देवता लात से थोड़ी मानता है। एक तरह से देखिए अब ये क्या करेगा, सिराजुद्दौला ने इस पर हमला कर दिया, कितने ईस्वी में हमला किया, 15 जून 1756 ईस्वी में इस पर हमला करेगा, यानी कि फोर्ट विलियम किले पर हमला करेगा। ये होगा फोर्ट विलियम किले पर। जैसे ही फोर्ट यानी कि सिराजुद्दौला इस पर हमला किया, यानी कि अपनी सैनिक के भेजो तो फोर्ट विलियम पर हमला किए, तो वहां पर अंग्रेजवा सबको बहुत मार मारे, किसी को मार तार के हाथ हाथ को तोड़ तार दिए। जैसे ही इसको मारे तो अंग्रेजवा सब अब क्या करेगा, कोई मार रहा था वहां पर मुंह मुंह देखेगा क्या, नहीं भागेगा, फरार होगा, यानी कि जितना भी झोला झोली होगा लेकर उधर चल देगा, यानी कि कहीं पर छुपने के लिए, भागने के लिए। अब अंग्रेजवा सब क्या करेंगे, अब जैसे ही ये यानी कि सिराजुद्दौला के सैनिक सब मारने लगे अंग्रेजवा सब को, बड़ी मार मारे, यानी कि हाथ गोड़ तोड़ तार के बस बैठा दिए थे अंग्रेजवा सब। ये अंग्रेजवा सब क्या किए थे, तब ये भागते 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 चले गए एक फुल्टा द्वीप, वो फुल्टा द्वीप पर चले गए थे, ये होगा आपको फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप पे ये क्यों गए थे, तो उस समय यानी कि बंगाल के नवाब सब जो होते थे या कोई भी भारतीय होते थे वो फुल्टा द्वीप पर यानी कि नहीं जा पाते थे, उस समय भारतीय की यानी कि जल सेना उतनी ताकत नहीं थी, यानी कि उस सब यानी फुल्टा द्वीप पर जब भारत सब जब यानी कि भारतीय सब जाते भी थे तो वहां पर एक तरह से मान लीजिए कि उसका वो मौसम ही ऐसा था कि जो वहां पर बुखार आदि लग जाता था भारतीय सब को, मगर अंग्रेजवा सबको वहां रहने का क्या हो गया था, आदत हो गया, यानी कि हैबिट हो गया था अंग्रेजवा, इसलिए कोई भी मारते थे ये अंग्रेजवा सब लेते थे, झोला लेकर चल देते थे अपना फुल्टा द्वीप में। मगर फुल्टा द्वीप पर भी जाते थे तो ये साला सब वहाँ रहता है भी कहाँ थे, कुछ दिन रहते थे फिर तो वो किसी तरह यहाँ ही चले आते थे, यानी कि भारत ही चले आते थे। जैसे ही ये भारत क्यों आते थे, फुल्टा द्वीप पर आप कितना दिन खाना का लेके जाइएगा, आप भूख तूख लगेगा तो क्या करेगा लोग वहाँ। जैसे इन लोगों का खाना सड़ते थे तो यानी कि कम खाना बढ़ते थे, वो उसका थाली छीन के खा जाते थे, वो उसका थाली छीन के खा जाते थे, इसलिए ये लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते थे। जब खाना सड़ते तब ये फिर आ जाते थे बंगाल। जब तब वहाँ पर जैसे ही फुल्टा द्वीप से आए ये लोग कहाँ आए, बंगाल। एक रोजर ड्रेक नाम के व्यक्ति थे, ये हो गया आपको रोजर ड्रेक, इसने बंगाल आए तो बंगाल के नवाब से इसने बोला कि ये सिराजुद्दौला का हमसे गलती हो गई, अब ऐसे गलती हमसे नहीं होगा, तो सिराजुद्दौला ने उस क्षमा कर दिया किसको, अंग्रेजवा साहब को। अब देखिए अंग्रेजवा साहब यानी कि फुल्टा द्वीप से आके भारत में आ गया, अब धीरे धीरे अंग्रेजवा का वर्चस्व यहीं से बढ़ेगा, यानी कि प्लासी का युद्ध हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, उससे आगे होते हुए अंग्रेजवा साहब का वर्चस्व धीरे धीरे भारत में बहुत बढ़ने लगेगा। अब देखिए हम ये रोजर डरेक हो गए, इससे सिराजुद्दौला से आए क्षमा मांगे। अब देखिए रोजर डरेक हो गए तो इस समय क्या किया थी, सिराजुद्दौला ने ये कहाँ पे हुए थे, बंगाल में। बंगाल में जैसे ही घटना घटना शांत हुआ, सिराजुद्दौला कहाँ चले गए थे, मुर्शिदाबाद चले गए, यानी कि राजधानी अपने चले गए। पहले तो बंगाल की राजधानी यानी कि कलकत्ता थी, सॉरी ढाका, तो वहां से मुर्शिदाबाद, वही जो मुर्शिद कुली खां थे वही राजधानी परिवर्तन की थी, उसी समय से मुर्शिदाबाद में यानी कि बंगाल के जितने भी नवाब तवाब रहते थे कहाँ रहते थे, अधिकतर मुर्शिदाबाद में रहते, क्योंकि मुर्शिदाबाद में सबको रहने के लिए मतलब एक तरह से मान लीजिए परफेक्ट परफेक्ट जगह था, इसलिए वो मतलब रहने के लिए वहाँ पे इन लोगों को अच्छा लगता था, इसलिए वो वहाँ पे रहते थे, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद में, यानी कि उड़ीसा में रहते थे। अब जैसे ही ये यानी कि ये सब घटना अंग्रेजों सबको पीट पाट के ये सब वो चले गए फिर मुर्शिदाबाद, किसने,
सिराजुद्दौला ने चले गए थे मुर्शिदाबाद। अब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद गए, जैसे ही सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद गए तो इसको यानी कि जितने भी बंगाल के यानी कार्यभार होते थे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए सेना प्रभारी का, यानी कि कलकत्ता के जो जितने भी प्रभारी होते थे, एक तरह से मान लीजिए कि सेना के भी कुछ विभाग होते थे, उसके मालिक बना दिए। किसको बना दिए थे? मानिक चंद को। मानिक चंद को बोला कि हम जाते हैं मुर्शिदाबाद, तुम यहाँ का सेना तना का मामला को देख लेना। तो इसने मानिक चंद ने बोला अच्छा ठीक है देख लेंगे। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही इसको बोला मामला का देख लेंगे, तो ये तो एकदम वहाँ घूसखोर आर्मी था। कौन? मानिक चंद। देखेंगे आगे कैसे ये घूसखोर आदमी था। अब देखिए हुआ क्या, एक अंग्रेजी लेखक थे जिसमें हॉलवेल नाम था। उसने हॉलवेल ने क्या कहा, जो अंग्रेज सबको जो ये सिराजुद्दौला ने हमला किया था वहां पे, यानी कि एक 18 यानी कि कालकोठरी का घटना हुआ। इस कालकोठरी की घटना क्या है, यानी कि अंग्रेज ये हॉलवेल ने बोला था, ये लेखक थे एक तरह से। इसने बोला क्या, जो एक वो सिराजुद्दौला ने वहां पे हमला किया, हमला के कारण जितने भी अंग्रेजी लोग सब थे वो डर के कारण, यानी कि 18x14 का रूम था, यानी 18x14 वर्ग फीट का, 18x14 फीट का रूम था, यानी कि 18 फीट लंबा है और 14 फीट चौड़ा रूम। हॉलवेल ने टिप्पणी की कि बोले कि 18x14 का रूम था, उसमें अंग्रेजी सेना सब डर के कारण घुस गए घर में, और ये सब सिराजुद्दौला के सेना सब ने क्या किया था, इसको यानी कि एक तरह से गेट लगा दिए थे। उसमें लगभग 18x14 का रूम है, आप सोचते कितना बहुत ही छोटा होता था। उसमें लगभग 146 लोग थे। कितने? 146 लोग थे। और उस 146 में ये हॉलवेल बोल रहा था कि 127 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 127 लोगों की मृत्यु, यानी कि 123 ही लोग बचे थे उसमें। ये जैसे ही हॉलवेल ने बोला था औरंगजेब साहब को, तो पूरा अंग्रेजा सब एक तरह से मान लीजिए गुस्सा गए थे किस सिराजुद्दौला पर। जो ये सिराजुद्दौला कैसे ये अत्याचार किए, इतना लोगों को कैसे मारे हैं। यानी कि ये हॉलवेल अपने उल्लेख में यानी कि बोल रहे थे ये अंग्रेजवा साहब को, जो इतना बड़ा इतना का रूम था, उसमें 146 अंग्रेजी लोग सब रह रहे थे, उसमें से 127 लोगों की मृत्यु हो गई, मात्र 23 ही लोग बचे थे। वो इसी तरह वो जो अंग्रेजी सेना को ये एक तरह से मान अंग्रेज सब उत्सुकाए किसने? हॉलवेल ने। अब जैसे ही हॉलवेल ने एक तरह से मान लीजिए कि ये तो अब इसकी तो पूरा पुष्टि हुई नहीं। ये लोग बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि नहीं ये सब घटना झूठी थी सकती। जानते हैं ना, जब बिहार में अभी चुनाव है तो कोई चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो पूरा बिहार को चांदे पे लेके चले जाएंगे। वो नेता वो बोलता है हम ये देंगे, तो वो बोलता है हम ये देंगे। यानी कि बिहार की जनता की तरफ से मान लीजिए कि डोल माल करके किसी तरह वोट लेके बस अब 5 साल आराम से नशा में, यानी कि जैसे ही चुनाव जीतेगा आराम से पैक पी के बस आराम सोतेगा, जब पते न चलेगा जब अब कहाँ कहाँ गया नेता से। बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं कि बिहार में जो आपको हो गया जो कुछ अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। बहुत अब बिहार में धीरे धीरे चुनाव है अब की बार, यानी कि 25 में। अब सारे नेता आते हैं वादा करके यूं ही चले जाते हैं, बिहार की जनता को ठग लेते हैं। इतने भी बिहार की जनता दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। जैसे यानी कि अब चुनाव है तो अब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो लोग सब मान जाते हैं। ऐसे ही हॉलवेल ने क्या किया था, अंग्रेजी सबको यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि सिराजुद्दौला के विरोध भावना उत्पन्न करने के लिए हॉलवेल ने ये कालकोठरी की घटना का उल्लेख किया। यानी अंग्रेज सब बहुत गुस्सा गए। जैसे ही मद्रास के यानी कि अंग्रेजवा सबको पता चला जैसे ऐसी घटना हुई, ये अंग्रेज ये हॉलवेल ने क्या किया था, एक पत्र लिखा था। यानी कि मद्रास के जो जितने भी अधिकारी सब होते थे उसको पत्र लिखा। जैसे मद्रास के अधिकारी सबको पता चला था, क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। कहाँ भेजी थी? कलकत्ता। जैसे ही क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी तो ये तब उसके बाद क्लाइव भी आए थे। क्लाइव आए तो ये मानिक चंद को घूस दे के, ये महा घूसखोर आदमी था। इसको मानिक चंद को बोला कि तुम कितना रुपया लोगे, यानी कि अंग्रेजवा बोला मानिक चंद को जो तुम कितना रुपया लेगे जो हमारे पक्ष में काम करेगा ये करेगा, यानी कि बस सिराजुद्दौला के विरुद्ध काम करेगा। तो ये मानिक चंद बोल रहा था कि जितना देना है दे दीजिए। अंग्रेजवा सब बोल रहा था क्या, जो 1 रुपया लेगा, बोल रहा है कि ये मानिक चंद का 1 रुपया दीजिएगा लॉलीपॉप पर ही खाएंगे क्या। इसी तरह इसको कुछ रुपया दे का अपने पक्ष में कर लिए क्लाइव ने।
उसके बाद हो गया आपको मिर्जाफर। मिर्जाफर को भी बोला कि आज तुम यदि तुम सिराजुद्दौला को हराएगा तो तुम हमको हम बंगाल के नवाब बना देंगे। ये भी हरामी आदमी ने, किसने, ये मिर्जाफर ने इसको बंगाल का नवाब बनाने के लोभ देकर इसको भी अपने पक्ष में कर लिया। इसी तरह आपको हो गया अमित चंद्र हो गया, इसी तरह 4-5 व्यक्ति जितने भी प्रभावी व्यक्ति थे, राय दुर्लभ हो गया, ऐसे ही 5-6 व्यक्ति थे, उसको अपने पक्ष में कर लिया। किसने? कलाइव ने। जैसे ही कलाइव अपने पक्ष में कर लिया तो धीरे धीरे इसका अब तो हालत पंक्चर होते जा रहा था। किसका? सिराजुद्दौला। अब देखिए सिराजुद्दौला का हालत पंक्चर इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके जितने भी आप सहयोगी तहयोगी से, यानी कि सेनापति या कोई व्यापारी तपारी होते थे, सब अंग्रेजवा के पक्ष में होते चले गए थे। इसका तो और दिमाग खराब होते गया सिराजुद्दौला का, जब हम करेंगे तो करेंगे क्या। और उस समय होता क्या, जो बिहार में यानी कि अहमद शाह अब्दाली भी बोल रहे थे कि जो बिहार में आ रहे हैं, तो ये सिराजुद्दौला का तो और डर हो रहा था कि वो भी आएगा तो मुझे पीट पाट के देंगे, बराबर करें। इसलिए ये किसने? सिराजुद्दौला ने क्या किया था, अंग्रेजवा के साथ अलीनगर की संधि कर ली थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की जैसे ही संधि की, अलीनगर के जैसे ये आपको हो गया सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच, यानी कि अंग्रेज के बीच में अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में संधि हुई। और इस संधि के बाद यानी कि सिराजुद्दौला का एक तरह से महत्व इतना बहुत घट गए थे, क्योंकि जितने भी बंगाल के अधिकारी सब होते थे, सबको ये अंग्रेजवा सब अपने पक्ष में, किसी को घूस देंगे तो किसी को बोला कि हमको नवाब बना देंगे, किसी को रसगुल्ला बना देंगे, किसी को हेव बना देंगे तो हेव बना देंगे। उस समय दरबारी सब बहुत ही लोभी, बहुत सारे दरबारी सब बोल रहे थे कि हमको ये नवाब बनाऊंगे तो ये बनाऊंगे, बहुत से लोभी होते थे। इसलिए धीरे धीरे सिराजुद्दौला का महत्व घटते गया। तो अब सिराजुद्दौला हारेगा, जैसे ही हारेगा तो अंग्रेज का वर्चस्व भारत में यहीं से लगभग में प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंग्रेजवा सब अपना मनमानी तरीके से ये करेगा वो करेगा। आगे हम कल देखेंगे जो सिराजुद्दौला यानी कि प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे सिराजुद्दौला ने कैसे हारा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध जैसे ही खत्म होगा तो फिर मिर्जाफर को अंग्रेजवा बोल रहा था कि नवाब बनाएंगे, मिर्जाफर को नवाब बनाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मीर कासिम को, फिर मिर्जाफर, यानी कि एक को कान पकड़ के बैठाएंगे मिर्जाफर को बंगाल के नवाब पर, फिर कान पकड़ के उठा के लाएंगे, फिर मीर कासिम को बिठाएंगे, फिर मीर कासिम को नाक पकड़ के उठा के लेकर आएंगे और फिर मिर्जाफर को बनाएंगे, यानी कि इसको शासक नवाब बनाएंगे, उसके बनाएंगे। इसी तरह पढ़ेंगे कल उसके बारे में। उसके बाद धीरे धीरे हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। तो बक्सर का युद्ध जैसे ही होगा तो धीरे धीरे यहाँ से इलाहाबाद, उसके बाद इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।